हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर 5 साल पहले आप 1 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगाते तो आज आपको मिलते मात्र 30,000 रुपये, यानी कि आपके एनुअलाइज रिटर्न 6% से भी कम होते। लेकिन उसी बैंक में अगर आप अकाउंट खोल के एफडी में 1 लाख रुपये लगाते तो शायद आज आपको मिलते 40,000 रुपीज़। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक चलता नहीं है, बीच बीच में वो चलता है, कुछ हफ्तों तक चलता है और वो एक होप देता है एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स को कि शायद इस बार जो है ये लंबी छलांग लगाएगा, लेकिन फिर वो जाकर फुस हो जाता है। अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखें एचडीएफसी बैंक का तो उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है करीब 10% का। इसी दौरान इंडाइसेस ने 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो स्टॉक में फंडामेंटली कुछ ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है और उसी के बारे में मैं लगातार वीडियोस बनाकर मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। कुछ टाइम पहले जब एचडीएफसी बैंक का बड़ा मर्जर हुआ तो ये दुनिया भर में एक बड़ी खबर बना और उस खबर के चलते काफ़ी सारे लोगों ने इसमें फ्रेश पोजीशंस बनाई और उसके बाद जिन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने भी इसमें अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया क्योंकि वो न्यूज़ फ्लो से अपने आप को बचा नहीं पाए। लेकिन अब थोड़ा एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। तो अब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट्स को लेके थोड़ी लोगों में एक्साइटमेंट है कि शायद इस बार कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों और हो सकता है इस रिजल्ट्स के आने के बाद शेयर जो है एक लंबी छलांग लगाए। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे और क्या हम इस वक्त कह सकते हैं कि स्टॉक ने बॉटम बना दिया है। क्या रिजल्ट्स आने के बाद इसमें फ्रेश पोजीशंस बनाई जा सकती है। और एक जो बड़ी चीज़ समझने वाली ये है, जानने वाली ये है कि एचडीएफसी बैंक का जो कुछ भी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला पिछले कई सालों में, उससे इन्वेस्टर क्या सीख सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो इन रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो इसको हम अलग अलग जो आइटम्स में इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे और हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 37% का प्रॉफिट राइज हुआ है और 1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट राइज हुआ है। अब इससे पहले कि आप बहुत खुश हो जाएं कि पिछले साल के कंपैरिजन में बैंक ने 37% का ग्रोथ दिखाया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन सही नहीं है क्योंकि 1 साल पहले वो एचडीएफसी बैंक था और आज की डेट में ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की मर्ज्ड एंटिटी है। तो हम ईयर ऑन ईयर फिगर्स को देखेंगे तो वो हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देगा। तो विल फोकस ऑन क्वार्टर, यानी कि जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या देखने को मिला। तो प्रॉफिट के फ्रंट में नियर 1% का ग्रोथ, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रीट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगा क्योंकि मर्जर के बाद साइज़ बड़ी हुई है और वो अभी भी मर्जर के पेन से बैंक गुजर रहा है। तो मतलब स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, लेकिन इन्होंने कम से कम उसको रिटेन कर लिया, ये एक अच्छी बात है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो जो कि बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी 2% का ग्रोथ दिखाया है। वंस अगेन ये फ्लैट है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है और अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने उस लेवल को मेंटेन किया है। ये दोनों चीज़ें जो हैं एक तरीके से देखें तो पॉजिटिव है क्योंकि इतने बड़े साइज पर उसको इतने जल्दी ग्रो करवा पाना भी कोई आसान काम नहीं है। डिपॉजिट्स में अगर हम देखें तो अच्छा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक में इस वक्त स्ट्रॉन्ग फोकस है डिपॉजिट्स को बढ़वाना। जिनके भी एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होंगे उनको फ़ोन आ रहे होंगे कि सर एफडी कर लीजिए और यहाँ पर आप नया अकाउंट खुलवा लीजिए। तो इस तरीके का इनिशिएटिव वहाँ पर काफ़ी उसमें चल रहा है। लोन्स की बात करें, अब बैंक के लिए सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स क्या होता है? उनके लोन्स। तो लोन में अगर ग्रोथ नहीं होगा तो बैंक भी ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमें 1.6% का
ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इन चारों पैरामीटर्स में अगर आप देखें तो ये फ्लैटिश ग्रोथ है, और ये जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये हम इसे अच्छा कह सकते हैं, और इसका क्या आगे इम्पैक्ट होगा ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो अगर हम देखें तो लोन डिपॉजिट रेशियो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोनों इंप्रूव हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है लेकिन इंप्रूव हुए हैं। तो ये जो डिपॉजिट में ग्रोथ हुआ है इसका एक बड़ा फायदा क्या होगा एलडीआर में, यानी लोन टू डिपॉजिट रेशियो। एलडीआर जो एक पैरामीटर होता है किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप कितना लोन दे रहे हैं और कितने आपके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं। तो अगर आपने 110 मान लीजिए आपने लोन दिया और 100 आपके डिपॉजिट आए तो 110 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 11/10 1.1 आपका जो एलडीआर रहा। तो एलडीआर अगर 100 से ऊपर होता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है, मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप अपने डिपॉजिट से लोन नहीं दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब बैंक लोन देता है तो उसे कहीं ना कहीं से तो पैसे जुगाड़ने पड़ते हैं। अगर उनके पास डिपॉजिट्स अच्छे आ रहे हैं तो उसी पैसे को वो लोन उससे दे देता है जिसको भी लोन चाहिए। लेकिन अगर उसके पास डिपॉजिट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसे बाहर से पैसे उठाने पड़ते हैं। वो आरबीआई से भी ले सकता है सूद दे के, या फिर वो बॉन्ड्स इशू करके भी पैसे उठा सकता है। तो इस वक्त एचडीएफसी बैंक का जो एलडीआर है वो 100 से ऊपर है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 110 था उनका एलडीआर। तो उन्होंने इसको घटाकर 104 किया है, लेकिन अभी भी ये 100 से ऊपर है, तो इसे 100 से नीचे ले जाना है। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है एलडीआर में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पूरे रिजल्ट में अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो कम से कम उन्होंने पिछले लेवल को मेंटेन किया, दैट्स अ पॉजिटिव। इसके बाद उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी की, अगेन दैट्स अ पॉजिटिव। और उन्होंने डिपॉजिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ की है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या ये सस्टेन होगा? क्या अगले क्वार्टर में भी इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और हम आगे बात करेंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट के आगे के क्या सीन है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने ऑप्शंस लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करना चाहता हूं। इस वक्त हम 2 तरीके के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। अगर आप एब्सोल्युटली बिगिनर हैं और बिगिनर से एडवांस तक की ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम क्लब 100 को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप HNI ऑप्शंस ट्रेडर हैं, आपको ऑप्शंस मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे 2 डेज़ ऑफलाइन लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कोलकाता में होने वाला है नोवोटेल 5 स्टार होटल में। और वहाँ पे हम जो HNI ग्रेड की स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑप्शन एडजस्टमेंट से लेके और भी कई तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये HNIs के लिए ही सूटेबल स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है और इसमें ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो जो भी प्रोग्राम आप अपने नीड के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक ने क्या कहा रिजल्ट आने के बाद? उन्होंने क्या कहा? देखिए, उन्होंने पहली बात तो ये कि कोई ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दिया, यानी कि बैंक भी श्योर नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, खास करके IT कंपनी, जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, वो इन्वेस्टर्स को एक गोल गाइडेंस अपना देती हैं कि भाई हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे अगले क्वार्टर में या अगले साल तक। तो उन्होंने कोई ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दिया। तो ये अगेन थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई दे देमसेल्व्स आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि वो स्टेप्स ले रहे हैं लोन्स को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मैंने कहा कि लोन में मार्जिनल ग्रोथ हुआ है, बहुत थोड़ा सा, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो स्टेप्स ले रहे हैं लोन्स को बढ़ाने के लिए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी बढ़ाने के लिए वो स्टेप्स ले रहे हैं, ऐसा बैंक ने कहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भाई देखिए, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जो है थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिक्वेंशियल ग्रोथ मिलेगा। तो वॉलेटाइल रहेंगे मतलब कि अब ये क्वार्टर तो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहा,
हो सकता है अगला वाला डिप हो जाए, फिर हो सकता है अगला वाला थोड़ा अच्छा हो जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन रह सकती है। ऐसा बैंक का के भी अगर आप उनके जो स्टेटमेंट्स को डिकोड करेंगे तो यही आपको फिगर मिलेगी। तो रिजल्ट्स कैसे रहे, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। रिजल्ट्स पिछले बार से मार्जिनली बेटर रहे, लेकिन कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे हम ताबड़तोड़ जाके खरीदारी शुरू कर देंगे, अरे द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ऐसा नहीं करना है। तो कब खरीदना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये तो क्लियर है कि बैंक के रिवाइवल में टाइम लगेगा। जो मर्जर के बाद इतना बड़ा एक सफ़ेद हाथी बन गया है, उसको दौड़ने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब बस हो गया, अब यहाँ से अब दौड़ना ही है, आगे ऊपर ही जाना है। तो इट विल टेक टाइम टू रिवाइव। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है, और रिवाइवल की अगर बात करें तो हमें वो डेटा में दिखना चाहिए कि भाई रिवाइव हो रहा है। जो जो पैरामीटर्स मैंने बताए उसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखने चाहिए कंसिस्टेंट। कम से कम 2 क्वार्टर्स में वो इम्प्रूवमेंट होता हुआ हमें दिखेगा, तो शायद हम कह सकते हैं कि अब वर्स्ट इज बिहाइंड अस। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी अगला क्वार्टर भी थोड़ा इसी लाइंस पर रहेगा, यानी कि हो सकता है डिप भी हो जाए या फ्लैटिश टाइप रहे। तो अगले 6 महीने के बाद, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके 6 महीने के बाद सेकेंड हाफ में शायद हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बैंक कुछ कमाल करे। तीसरी चीज़ अगर आप देखिए तो FIIs ने इस स्टॉक में पोजीशंस घटाई हैं। तो पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में FIIs की जो नेट पोजीशन थी 59% थी, और वो ड्रॉप होके 56%, मतलब 3% का ड्रॉप हुआ है। देखिए दोस्तों, इस बैंक को अगर आप देखें, पिछले कई सालों की इसकी ग्रोथ स्टोरी को देखें, 2000 से अगर हम देखें इस बैंक की ग्रोथ स्टोरी, तो ये FIIs का डार्लिंग था, उनका फेवरेट था। जिस तरीके की ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कर रहा था, ब्रांचेस के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, कस्टमर्स के मामले में, उनका फेवरेट था। और उन्होंने पिछले कई सालों से इसमें लगातार पोजीशंस को बढ़ाई हैं। लेकिन अब वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है हमें। FIIs जो है अपनी पोजीशंस को इसमें कम कर रहे हैं। तो जब आप बड़ा पैसा इस बैंक में लगाने को सोचें, तो एक बार तो हमें ये देखना है भाई रिवाइवल का क्या सीन है, क्या वहाँ पर रिवाइवल होता हुआ हमें दिख रहा है। फिर हम देखेंगे कि मतलब सेकेंड हाफ में हमें थोड़ा सा इसमें हम इन्वेस्ट करने का हम सोच सकते हैं। थर्ड चीज़ हमें देखना है कि FIIs जो हैं क्या इसमें पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट विल बी अ बिगर क्लू। और जैसा कि मैंने कहा, कंसिस्टेंट अर्निंग्स, बैंक खुद कहता है कि भाई आने वाले टाइम में थोड़ा ये वॉलेटाइल हो सकता है, अप डाउन हो सकती हैं फिगर्स। तो जब आपको कम से कम 2 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखता है, तब आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, LDR इस वक्त 104 है, 110 से उन्होंने 104 किया। इसको 100 से नीचे अगर चला जाता है, 2 क्वार्टर तक सस्टेन करता है, तब हम डेफिनेटली इसमें एंट्री लेने की सोच सकते हैं। तो अगर हम प्राइस की बात करें, किस प्राइस पर इसमें एवरेज आउट करना या फ्रेश एंट्री बनाना सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मानता हूँ। पैसे ना बने तो दैट इज़ फाइन, लेकिन पैसे डूबने नहीं चाहिए। ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है। तो अगर हम यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट देखें दोस्तों, ये वीकली चार्ट है। अब देखें किस तरीके से इसके प्राइजेस जो हैं वॉलेटाइल हैं। ऐसा लगता है कि कोई फोर्स आता है इसको बढ़ाता है, फिर कोई फोर्स आता है इसको घटाता है। तो आप देखिए 7-8 महीने का इसका वेव चलता है, फिर 7-8 महीने ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे जाता है। तो एक तरीके की इसमें जो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। जब ये ऊपर जाता है तो जो बुलिश जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे रे देखिए ये तो चढ़ रहा है, अब तो ये एकदम लंबी छलांग मारेगा। और फिर जब वो गिरता है तो वो इन्वेस्टर्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसमें कौन से प्राइस पर हमें एंट्री हम लेने का सोच सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस बैंक के बारे में काफ़ी वीडियोस बना के आपको टाइमली वार्न भी किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस बैंक को पसंद नहीं करता हूँ, लाइक नहीं करता हूँ। दोस्तों, आज भी प्राइवेट बैंक में मैं इसे बेस्ट बैंक मानता हूँ, ये मेरा व्यू है। बाकी जितने भी बैंक्स हैं प्राइवेट जोन में, उसमें ये मैं बेस्ट इसको मानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये बैंक बर्बाद होने वाला है, बंद होने वाला है, लेकिन
इस प्राइस पे, करंट प्राइस पे भी मुझे ये बैंक महंगा लगता है। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके फंडामेंटल्स को हमें देखना है। फंडामेंटल्स में किन पॉइंट्स पे देखना है, क्या क्राइटेरियाज पे हमें देखना है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस के लिए इस बैंक में कब हम एंट्री कर सकते हैं, किस प्राइस पे कर सकते हैं। तो प्राइस ये है कि ऑल टाइम हाई का जो लेवल है उससे 30% नीचे जब प्राइस मिले तो तब मैं कहूँगा कि ये वैल्यू जोन में है। अब आप कहेंगे यार ये तो कभी मिलने वाला नहीं है, तो कभी भी इस बात को ऐसा श्योर मत रहिए कि ये प्राइस तो नहीं पहुंच सकता। मार्केट कोई भी प्राइस चाहे ऊपर का हो नीचे का हो आपको दिखा सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी बैंक में इसी टाइम ही पैसे लगाने, इतने सारे स्टॉक है किसी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस बैंक में लगाना है तो मैं उसका प्रेफर्ड प्राइस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा प्राइस क्या होगा जिसमें मैं इसमें पैसे लगाने की सोच सकता हूँ। लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट 1100 को का प्राइस जो है उसे मैं मानता हूँ कि एक सही प्राइस होगा एवरेज आउट करने के लिए या फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए, बशर्ते कि फंडामेंटल लेवल पर हमें वहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे। तो HDFC बैंक की अंडर परफॉर्मेंस है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि पहली चीज़ तो ये कि साइज डज मैटर, यानी कि अगर आपका कंपनी बहुत बड़ी है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसमें ग्रोथ लाने में दिक्कतें होती हैं, इतनी आसानी से ग्रोथ नहीं मिलती है, स्पेशली जब सेक्टर का परफॉर्मेंस उसके अगेंस्ट में हो। तो जब भी बड़ी कंपनियां आपको दिखें, बड़े मर्जर्स दिखें, तो थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो यूजुअली वो बड़ी कंपनियों में, इतनी बड़ी कंपनी में, इतने बड़े स्केल पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो कतराते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मिलते। तो इसमें आपको, ठीक है, आपके कैपिटल की सेफ्टी रहेगी, मोस्ट लाइकली ऐसी कंपनियां डूबती नहीं हैं, वैसे डूब भी सकती हैं लेकिन यूजुअली नहीं डूबती हैं, लेकिन आपके रिटर्न्स मॉडेस्ट रहेंगे क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी का एलिमेंट रहता है। तो पहली चीज़ तो ये हमें समझने की चीज़ है। दूसरी चीज़ जो समझने वाली है कि जस्ट बिकॉज इसकी अच्छी ब्रांडिंग है और सारे इसके परफॉर्मेंस अच्छा है, इसमें ग्रोथ दिख रहा है, तो इसमें जाके पैसे लगा दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि जब ब्रांड अच्छा होता है, जब इसकी में ग्रोथ अच्छी दिखती है, तो वो स्टॉक सस्ता नहीं मिलता। तो जब तक वो ग्रोथ सस्टेन होता है तब तक तो वो स्टॉक रिटर्न देता है, लेकिन जब वो सैचुरेट होने लगता है तो उसमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी किसी स्टॉक के ऊपर सारे लोग बुलिश हो जाएं और सभी लोग उस पर की बातें करने लगें, तो उसमें कुछ जूस रह नहीं जाता है, ना उसमें वैल्यू हमें मिलती है। तो ऐसे स्टॉक्स में जो हमें पोजीशन बनाने का तरीका ये होता है कि जब उसमें एक मीनिंगफुल गिरावट हो जाए तभी पैसे लगाने चाहिए। कभी भी इस तरीके से जो चढ़ते हुए स्टॉक जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है उसमें पैसे लगाने से शायद कुछ टाइम तक आपको फ़ायदा मिले, लेकिन अंत में वो आपको पेन ही देगा। और ऐसा हमने हिस्ट्री में जो है पिछले कई साल कई बार ऐसा देखा है। और चौथी चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कंपनी में जब कोई बड़ा चेंज होता है, कोई बड़ा मर्जर एक्विजिशन होता है और उसमें एक न्यूज़ की वेव क्रिएट होती है, तो थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसे ऐसी पट्टी पढ़ाई जाएंगी कि अरे जी ये तो बहुत बड़ा एक मर्जर हो रहा है, बहुत बड़ा इन्होंने एक्विजिशन कर लिया और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पास्ट में हमने कई कंपनीज में देखा है कि क्या उसके रिटर्न होते हैं एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। हमने येस बैंक देखा, हमने आइडिया देखा और हमने ऐसी कई कंपनीज़ को देखी जिसमें बड़े बड़े मर्जर एक्विजिशंस हुए और बड़ा न्यूज़ क्रिएट हुआ, लेकिन अंत में वो धोखा था। तो बेसिकली ये एक स्पेकुलेशन होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हमें पहले उनके एक रिजल्ट्स देखने चाहिए कि भाई वो जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं उसका परिणाम क्या हुआ है, और उसके बाद ही हमें पोजीशंस बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।